दोस्तों आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग टॉप ऑफ द मस्ट इंपॉर्टेंट होगी। और हाँ, एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले इन सारे क्वेश्चनों को मेरे दोस्तों एकदम मेरे भाई देसी भाषा में जो मैं बता रहा हूं इसे कंप्लीट करके जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई पिछले वीडियो में मैंने बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों को समझाया था। इसी के साथ दोस्तों जो बताने वाले हैं भाई ये पूरा मस्ट इंपॉर्टेंट होगी। आइए रसगुल्ला, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बताइए थोड़ा सा हमें कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का क्या समस्या है। मेरे दोस्तों हमारे भारत में सूती वस्त्र का उद्योग जो है उनकी क्या समस्या है। मेरे दोस्तों मैं आपके सामने क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने दोस्तों दो पिक्चर लेकर आया हूं। जी हाँ रसगुल्ला, ये दो पिक्चर, एक हमारा विदेश का है, एक हमारा भारत का है। ये दोनों पिक्चरों को देखकर हम लोगों को यह पता चल जाता है कि हमारा जो है दोस्तों भारत की कपास के उत्पादन में क्या समस्या है। कपास के उत्पादन की समस्या की बात करें, कपास की फैक्ट्री के बारे में बात करें तो मेरे दोस्तों पिक्चर के माध्यम से आप लोग आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे रसगुल्ला आपसे पूछा गया कि जो भारत है ना भाई, भारत, हाँ भाई जो भारत है ना भाई, इसी के बारे में मेरे दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग क्यों समस्या भाई, क्या समस्या है। तो दोस्तों पहला आपको बताना है क्या कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के निम्न समस्या है। क्या समस्या है मेरे भाई, तो आपको बताना है सबसे पहले क्या निम्न समस्या है। पहला, उन्नत किस्म के कपास की कमी। याद रखिए दोस्तों, पहला पॉइंट आपको बताना है कि मेरे भाई कि उन्नत किस्म के कपास, मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों जब पॉलिटिकल साइंस स्टडी करा रहे थे तब मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे दोस्तों हमारे तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हमारे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और यह हरित क्रांति क्या करती है मेरे भाई कि अच्छे किस्म के बीज को ला करके फसल के उत्पादन में क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, है ना। तो मेरे दोस्तों इसी तरह से कहा गया कि भारत में जो कपास है ना, कपास, ये भारत में कपास की अगर हम बात करें तो उन्नत किस्म के कपास नहीं है, मतलब जैसे क्वालिटी का होना चाहिए ऐसा कपास नहीं है। भारत में मध्यम एवं छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादन किया जाता है। आप खुद दोस्तों पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, ये हमारे भारत का कपास है, ये हमारा विदेश के कपास है। क्या डिफरेंट है मेरे दोस्तों, आप अपने सर के आंखों से देख सकते हैं कि भारत का जो कपास है ये पूरे रेशेदार है, पूरे पतले हैं, लेकिन दोस्तों ये जो हमारे विदेश के जो कपड़ा होती है, कपास होता है, ये पूरी तरह से दोस्तों वेलवेट की तरह होता है। ठीक है, वही चीज कह रहे हैं कि भारत में मध्यम एवं छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादन किया जाता है, जिस कारण इन रेशों से बनी वस्त्र का विश्व बाजार में कम होता है। और दोस्तों आप सभी को पता है जब भी हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो वो सामान को हम लोग खरीदते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होती है, हमें अच्छा लगता है, क्वालिटी जिसका अच्छा होती है। तो मेरे दोस्तों भारत का जो कपास है ये पूरी तरह से रेशेदार है, विदेश के जो कपास है ये पूरी तरह से मखमल टाइप का है। तो अगर आप मार्केट जाएंगे तो कौन से पाले कपड़ा को खरीदेंगे, जो दोस्तों हमारे लिए बेस्ट होगा, जो हमें अच्छा लगेगा, जो क्वालिटी में अच्छा होगा। इसलिए दोस्तों भारत की जो कपास है ना वो विश्व के बाजार में नहीं बेचा जा रहा है। ठीक है, वही चीज कह रहा है मेरे भाई, जिस कारण इन रेशों से बने वस्त्र का विवश विश्व बाजार में कम होता है। दूसरा, तकनीक का अभाव। देखिए मेरे भाई यहाँ पे पॉइंट है भाई, ठीक है, एरो करके मैं जो दे रहा हूं ना भाई ये पॉइंट है। तो तकनीक का अभाव, मेरे दोस्तों तकनीक का मतलब होता है क्या सर, याद रखेगा मशीन। जैसे दोस्तों कपास का जो रेशा होती है, रेशा को खींचने के लिए जो मशीन होता है ना भाई, ये मशीन हमारे देश में प्रॉपर तरीके से नहीं है मेरे दोस्तों। आप खुद पिक्चर में देख सकते हैं, भारत की मशीन को देखिए भाई टैंक टाइप का लगा हुआ है। अब विदेश के मशीन को आप देख सकते हैं, विदेश के रूम को आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों आखिर कैसा है ना। वही यहाँ पे कह रहा है दूसरा पॉइंट में, तकनीकी का अभाव। भारत जैसे देश में नवीनतम पीढ़ी को मशीन का अभाव है, मतलब नया पीढ़ी आज जो हम लोग जिस जनरेशन से होकर गुजर रहे हैं, इसी जनरेशन में दोस्तों हम लोगों के साथ जो मशीन होना चाहिए वो मशीन हमारे देश में अभी तक उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, पूंजी का अभाव। दोस्तों कपास की खेती ये धान की खेती की तरह 90 दिन में कंप्लीट नहीं होता है, ये गोभी की तरह, साग की तरह, पालक का पत्ता की तरह, धनिया पत्ता की तरह 90 दिन में, 60 दिन में कंप्लीट नहीं होता है, बल्कि दोस्तों कपास की उत्पादन के लिए कम से कम हमें 6 महीना का समय लगता है। और दोस्तों जब हम 6 महीना के समय को इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास पूंजी बहुत होगी, तभी हम कपास का उत्पादन कर पाएंगे। पूंजी नहीं होगा तो हम कपास का उत्पादन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, है ना भाई। तो पूंजी का अभाव, भारत जैसे देश में सूती वस्त्र उद्योग में पूंजी का निवेश कम होता है। पूंजी का जो निवेश है ना भाई, कपास पे ना लोग कम पैसा खर्चा कर रहे भाई, कपास में ना भाई लोग जो है पूंजी कम फंसा रहे भाई।
बोलते हैं कि भाई हम उस पर क्यों पैसा फंसाएं, हम उस पर क्यों पैसा इन्वेस्ट करें जिसे विश्व के बाजार में बेचने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है ना। इस कारण से लोग दोस्तों पूंजी मेरे दोस्तों कम निवेश कर रहे कहाँ पे, हमारा कपास के फैक्ट्री में। उच्च कौशल श्रमिक की कमी, और दोस्तों चौथा पॉइंट में कहा गया क्या, उच्च कौशल श्रमिक की कमी। उच्च कौशल श्रमिक का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, कपास के उत्पादन में अच्छे जो होते हैं ना भाई, अच्छे किस्म की लेबर चाहिए। आप बोलेंगे कि मैं कपास की फैक्ट्री में काम कर लूं जाके ही, संभव नहीं है भाई, क्योंकि दोस्तों कपास का जो फैक्ट्री होते हैं ना, एक एक धागा दोस्तों आपको आना चाहिए, एक एक धागा, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, उच्च कौशल श्रमिक की कमी। भारत में उच्च कौशल श्रमिक की कमी पाई जाती है, क्योंकि जो श्रमिक उच्च कौशल के होते हैं वे अन्य देशों में काम करने जाते हैं। और कहते हैं मेरे दोस्तों कि भारत में भी हमारा अच्छे और कौशल और दोस्तों एक्सपीरियंस वाला है लोग, लेकिन दोस्तों वो पैसा के लालच में वो विदेश चले जाते हैं। दोस्तों विदेश के जो कपास के फैक्ट्री होते हैं वो वहां पे जाकर काम करते हैं। जाहिर सी बात है भाई, अगर उतना पैसा अगर भारत में मिल जाते तो शायद वो अपने देश को, अपने घर द्वार को, परिवार को छोड़कर अन्य देश नहीं जाते। लेकिन दोस्तों वो भारत में उतना पैसा नहीं मिल पाते, जिस कारण से दोस्तों कपास के फैक्ट्री में काम करने वाले एक्सपीरियंस कौशल व्यक्ति है ना, वो कहाँ चले जाते हैं, विदेश में। तो ये था सर हमारा भारत में सूती वस्त्र उद्योग की क्या समस्या, जो दोस्तों मैंने आप लोगों को सुंदर तरीके से मेरे भाई आप लोगों को मैंने बताने की प्रयास किया। अब आते हैं दोस्तों यातायात तथा संचार के साधन किसी देश को जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। हमारा यातायात दोस्तों आप खुद देख सकते हैं, हमारा यातायात है भाई, क्या मेरे भाई, ये मेरे रसगुल्ला क्या भाई, ये हमारा यातायात है। देखिए मेरे भाई थोड़ा सा समय लगा, लेकिन मेरे दोस्तों आप लोगों को मैं डायग्राम से बता रहा हूं, इसलिए ताकि खोपड़िया में छेद करके मेरे दोस्तों आप लोग घुसा ले भाई, ठीक है। बस मेरे भाई स्टोरी बेस समझने की कृपया करता हूं मेरे भाई, स्टोरी बेस कोई भी सब्जेक्ट है दोस्तों इस स्टोरी बेस समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, और दोस्तों मैप सेक्शन जो है ना वो मस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी बता दूंगा, पहले यहाँ पे गौर कीजिएगा। तो मेरे दोस्तों हमारा पहले यातायात कहा गया, चाहे दोस्तों वायुयान हो या दोस्तों आपका जलयान हो या थलयान हो, ठीक है भाई, है ना। और दोस्तों अगर हम बात करें संचार की, है ना, तो संचार हमारा टावर हो गया दोस्तों, इंटरनेट हो गया, फैन हो गया, मतलब कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो उससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हमारा संचार कहते हैं। तो यहाँ पे वही चीज आपसे क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्वेश्चन करने वाले आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है मेरे भाई कि यातायात तथा संचार के साधन किसी देश को जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं, बताइए। यातायात और अभी जो हमारा संचार है भाई, हम लोग किसी भी देश का जीवन रेखा कहते हैं, क्यों, इसके बारे में वर्णन करें, है ना भाई। जैसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं कि हमारे पिताजी जो है वो हमारे घर का साया है, क्या मेरे भाई, पिताजी जो है वो घर का क्या होता है, साया है। क्यों, क्योंकि दोस्तों पिताजी ही हमारे घर के सारे भरण पोषण, खर्चा, दुख, दर्द सब कुछ वो सोल्यूशन करते हैं। इसलिए घर का, परिवार का जो साया होती है भाई, साया का मतलब छांव होता है ना भाई, जिसे हम लोग बोलते हैं छत बोलते हैं, वो कौन होता है भाई, घर का जो गार्जियन होता है मेरे भाई, ठीक है। तो क्यों कहा जाता है, आइए सर बात करते हैं, आंसर की बात करें। यातायात तथा संचार के साधन किसी देश तथा वहां के अर्थव्यवस्था को जीवन रेखा कहे जाने के निम्नलिखित कारण है भाई। भारत में हो या दुनिया के किसी भी देश में हो, दुनिया के किसी भी देश की अगर हम बात करें तो मेरे दोस्तों कहा गया है कि यातायात तथा संचार साधन किसी देश तथा वहां की अर्थव्यवस्था के जीवन रेखा कहे जाने के निम्न कारण है भाई। क्या कारण है मेरे रसगुल्ला, तो निम्न कारण है। क्या कारण है सर, आइए बात करते हैं। पहला पॉइंट, पूरे देश को जोड़ने का काम करती है। याद रखिएगा, हमारा यातायात हो दोस्तों या जनसंचार हो या संचार हो मेरे दोस्तों, ये पूरे देश को, जी हाँ रसगुल्ला, पूरे देश को जोड़ने का काम करती है भाई। समझ रहे भाई, आप खुद सोचिए दोस्तों, झारखंड का कोयला अमेरिका में बिक रहा है भाई, जम्मू कश्मीर का एप्पल्स झारखंड में बिक रहा है, झारखंड का अमरूद बिहार में बिक रहा है, बिहार का दोस्तों बिहार का जो केला है वो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में बिक रहा है। कैसे, केरल का नारियल आज दोस्तों उड़ीसा में बिक रहा है। कैसे, क्या दोस्तों वो उड़ के आया है क्या, नहीं मेरे रसगुल्ला, वो उड़ के नहीं आया है, वो आया है तो इन सब के माध्यम से, जी हाँ इन सब के माध्यम से दोस्तों आया है। यातायात हो मेरे दोस्तों, चाहे वह वायुयान के माध्यम से, हेलीकॉप्टर से आया है, या दोस्तों थल सेना यानी दोस्तों हमारा बस ट्रेन से आया है, या दोस्तों हमारा पानी के जहाज से आया है, वाटर शिप से आया है,
लेकिन दोस्तों आया तो कहीं ना कहीं किसी यातायात से ही है ना। अब दोस्तों हमारा यातायात तो हमें समझ में आ गया सर, पर हमारा संचार से क्या लेना देना है। मेरे रसगुल्ला, आज हम झारखंड में हैं और मुझे कश्मीर का सेब चाहिए। क्या मैं जाके कश्मीर वाले के कहूंगा, कहेंगे क्या, ए कश्मीर वालों मुझे सेब चाहिए, दोगे क्या? मैं आ रहा हूं, 2 दिन लगेगा आपके यहाँ आने में, तब जाकर मुझे सेब खाने का मजा मिलेगा। तब कश्मीर वाले कहेंगे अरे पगला है क्या रे, अरे तू पगला मास्टर है क्या? मैं बोलूंगा क्यों सर, क्या हुआ? आई एम नॉट मैड। वो कहेंगे कॉल करो, कॉल, अपना एड्रेस भेजो, और एड्रेस के माध्यम से मैं पूरा एप्पल्स, जो किस्म का एप्पल्स चाहिए हुआ मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा। इसके माध्यम से, संचार के माध्यम से। कौन लाएगा? यातायात। समझ गए मेरे भाई? बात किए संचार, ला कर देगा कौन? हमारा यातायात। इसलिए दोस्तों किसी भी देश का जीवन रेखा कहा जाता है मेरे दोस्तों संचार और यातायात। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। ओके, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमारा संचार और दोस्तों हमारा यातायात किस प्रकार किसी भी जगह का दोस्तों हमारा क्या करती है भाई, एक जीवन रेखा कहलाती है। आइए सर पॉइंट नंबर बात करते हैं। पूरे देश को जोड़ने का काम करती है, जिसके सहारे वस्तु तथा संसाधन का प्रवाह देश के हर कोने में होता है। मैं अभी पता है भाई, झारखंड का कोयला अमेरिका में बिक रहा है, अमेरिका का तो दोस्तों धान है वो दोस्तों भारत में बिक रहा है। कैसे? यातायात के माध्यम से। क्या दोस्तों मोदी जाते हैं, कहते हैं जा करके कहते हैं 2 किलो आटा दो, जैसे दुकान हम लोग जाते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई, मुझे 50 अरब कुंटल का गेहूं चाहिए, क्या बोलते? नहीं, फोन करते हैं, हेलो, हाँ मैं भारत से बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री। अच्छा सर आप है, अच्छा बोलिए ना, मैं डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहा हूँ। अरे हमारे यहाँ पे धान की खपत कम हो गई है, आप जल्दी से 500 मिलियन को धान का उत्पादन जो हुई है उसका 500 मिलियन क्विंटल हमारे देश में भेज दिया जाए। समझ गए भाई? दूसरा पॉइंट पे आते सर, उद्योगों में कच्चे माल को खनन क्षेत्र में उद्योग तक एवं तैयार माल को बाजारों तक परिवहन तथा संचार के माध्यम से किया जाता है। उद्योग में कच्चे माल दोस्तों, जैसे दोस्तों लोहा की फैक्ट्री में हमें लोहा का निर्माण करना है ना भाई, लोहा के फैक्ट्री में हमें लोहा का इस्तेमाल करना है। जैसे दोस्तों मैं एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों कि कोई भी लोहा का सामान बनाना, चलिए एक दरवाजा बनाना, चलिए एग्जांपल देता हूं दोस्तों, दरवाजा बनाना है तो क्या दोस्तों दरवाजा बनकर तैयार हो जाता है ऑटोमेटिक? नहीं, इसके लिए हमें कच्चे माल लाना पड़ता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं भाई, कच्चे माल हम कहीं से खरीद के लाते हैं। उद्योग में कच्चे माल को खनन क्षेत्र से उद्योग तक तथा तैयार माल को जब हमारा दरवाजा बन जाते हैं तो आपके घर पे, मेरे घर में या दोस्तों बाजार में यातायात और परिवहन संचार के माध्यम से किया जाता है। उद्योग में कच्चे माल को खनन क्षेत्र से उद्योग तक तथा तैयार माल को बाजार तक परिवहन एवं संचार के माध्यम से किया जाता है भाई। ठीक है, आइए सर, परिवहन एवं संचार किसी देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में गति प्रदान करता है, और यही तो परिवहन है मेरे दोस्तों, और यही तो हमारा संचार है जो किसी देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीति के क्षेत्र में गति प्रदान करते हैं। अगर किसी देश की मेरे दोस्तों यातायात और हमारा संचार व्यवस्था अगर ठीक नहीं है तो यकीन मानिए वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो ये रहा सर आपका यातायात तथा संचार साधन। मुझे उम्मीद है रसगुल्ला कि आप लोगों को मैं देसी भाषा में समझाने की कोशिश किया हूं और आप लोगों को दोस्तों समझ में भी आ गया होगा। ओके, आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। सर डायग्राम से बताता हूं ना मेरे भाई, तो मुझे भी अच्छा लगता है ताकि मेरे दोस्तों आप लोगों को समझ में आए कि आखिर किसके बारे में टॉकिंग हो रही है भाई। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों अगला क्वेश्चन की, पोत और पोतसरय में अंतर स्पष्ट करें। मेरे रसगुल्ला कोई ऐसे स्टूडेंट्स ना हो जो ये पिक्चर ना देखा हो, अगर नहीं देखें तो आप लोग अंधा है। अभी तो देख पा रहे हैं ना मेरे रसगुल्ला। मेरे दोस्तों पोत का मतलब क्या होता है और दोस्तों पोतसरय का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, गौर से सुनिए मेरे भाई। क्या पोत, याद रखें मेरे भाई, क्या पोत एक होता है सर हमारा क्या पतन, आई एम रियली सॉरी भाई, एक होता है सर हमारा पतन, ठीक है, एक होता है हमारा सर पतन, ठीक है, और एक होता है सर हमारे क्या पोतसरय। क्या मेरा रसगुल्ला, पोतसरय, याद रखें मेरे भाई, क्या
बहुत सारे मजेदार तरीके से समझिए, जिंदगी में नहीं भूलोगे भाई, मरते दम तक नहीं भूलोगे। ये हमारा पगला सर का वादा रहा है ना भाई। हाँ, आई एम ए मैड नॉट मैड भाई, सॉरी। ठीक है, तो देखिए मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा था पतन। मेरे दोस्तों, हमारा वाटर शिप जो होती है ना भाई, बड़ा बड़ा जो जहाज होता है ना भाई, बड़ा बड़ा जहाज, ये छोटका मोटका नहीं भाई, बड़ा बड़ा जो जहाज होती है ना भाई, वो दोस्तों जहां पर आकर के अपने सामान को लोडिंग करते हैं, और दोस्तों उस सामान को या तो दोस्तों हमारे इंपोर्ट करते हैं या तो एक्सपोर्ट करते हैं, या तो दोस्तों लाए हुए सामान को उतारते हैं, या दोस्तों हमारा जो सामान रखा है उसको हमारा वाटर शिप में चढ़ाते हैं, जहाज पे चढ़ाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझिए मेरे भाई। मेरे दोस्तों मान के चलिए यहाँ पे दोस्तों हमारा व्यक्ति बैठा हुआ भाई, क्या भाई, यहाँ पे हमारा व्यक्ति बैठा हुआ, गौर से सुनेगा, हमारे यहाँ पे व्यक्ति बैठा हुआ भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या मेरे भाई, व्यक्ति। देखिए इस सब कोई आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आने के बाद दोस्तों ये व्यक्ति कहीं ना कहीं तो उतरेंगे ना भाई। फिर जहाँ पे उतरे, फिर दोस्तों वहीं पे कुछ लोग चढ़ेंगे, फिर लोग कुछ उतरेंगे। तो जहाँ पे दोस्तों माल का चढ़ाव और उतार होता है, गौर से सुनेगा, जहाँ पे माल का चढ़ाव और उतार होता है, जहां पे हम माल को उतारते हैं और जहां पे हम माल को चढ़ाते हैं, इसी को बोलते हैं दोस्तों पतन। क्या बोलते हैं रसगुल्ला, अरे दादा बोलिए ना, इसी को बोलते हैं पतन। क्या बोलते हैं सर, पतन। जहां पे समुद्री जहाज आकर के सामान का उतारते हैं और चढ़ाते हैं, इसे हम लोग पतन बोलते हैं। ओके सर। मेरे दोस्तों, पोत सराय उसे कहा जाता है जहां पे समुद्री जहाज आकर के तेल भराते हैं, समुद्री जहाज आकर के लंगर डालते हैं। ये लंगर क्या है मेरे रसगुल्ला, जहाज को दोस्तों याद रखेगा, ये जो जहाज आप लोग देख पा रहे हैं जहाज, ये जहाज को दोस्तों ठहरने के लिए लंगर डालते हैं। अगर कोई नाव पे चढ़े होंगे तो देखिएगा दोस्तों, नाव को घर आदमी जिनका नाव होता है घर मतलब नाव को छोड़ करके घर आ जाते हैं मेरे भाई। क्यों, क्योंकि दोस्तों उनका लंगर जो है नाव को इधर उधर हिलने नहीं देंगे। ये लंगर है मेरे दोस्तों, बहुत भारी होती है, जिससे दोस्तों क्या होती है कि जहाज आगे भागता नहीं भाई। जितने बड़े तूफान आए, हमारा लंगर अगर मजबूत होगा तो हमारा जहाज वहीं पे खड़ा रहेगा। तो जहां पर आकर के जहाज रुक जाती, जहां पर आकर के जहाज में तेल भराया जाता, जहां पे जहाज आकर के आराम करते हैं 2 दिन 3 दिन तक, उससे हम लोग पोत सराय कहते हैं। मुझे उम्मीद है रसगुल्ला आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से क्या होगा, मरते दम तक नहीं भूलोगे मेरे प्यारे, ये उम्मीद है आप पर, है ना दादा। चलिए सर, बात करते हैं रसगुल्ला, गौर से देखिएगा। अब टॉपिक पे आते सर, बात करते हैं। बहुत सुंदर तरीके से बताया, नहीं समझे तो मेरे दोस्तों अफसोस है आप पर। ठीक है, आइए, अगर नहीं समझ में आए तो तब तक आप लोगों को एगो में एप्पल दे रहा हूं, तब तक आप लोग एगो एप्पल खाइए भाई। ठीक है, आइए सर, एप्पल खा लीजिए तब तक नहीं समझ में आए तो किसी जलयान किसी जलमार्ग पर अवस्थित वह स्थान जहां व्यापारिक माल चढ़ाने व उतारने के लिए जलयान ठहर सकते हैं। मेरे दोस्तों, जलयान दोस्तों अभी पता है भाई, जहां पे दोस्तों माल का चढ़ाव और उतार होता है, जहां पे माल का चढ़ाव और उतार होता है भाई। ठीक है, वही चीज कह रहा है कि किसी जल मार्ग पर अवस्थित वह स्थान जहां व्यापारिक माल चढ़ने व उतारने के लिए जलयान ठहर सकते हैं, पोत कहते हैं भाई। क्या कहते हैं उसे, हम लोग पतन कहते हैं। याद रखें, माल का चढ़ाव उतार उसको हम लोग पतन बोलते हैं भाई। ठीक है, जबकि पोत सराय ऐसा सागरीय जल क्षेत्र होता है जहां जलयान के ठहरने के लिए लंगर, क्या है भाई, ये लंगर दिख रहा है ना भाई, सॉरी, ये लंगर दिख रहा है ना भाई, लंगर रस्सी खींच के, इसमें दोस्तों कोई लोहा झुला देता है तो कोई बड़का सा पत्थर झुला देते हैं भाई, ताकि नाव भागे ना, तो लंगर डाल जाते हैं तथा जलयान को सागरीय तूफानों से सुरक्षित प्रदान की जाती है। साथ ही इसमें जलयानों की मरम्मत, ईंधन करने भरने, गोदाम का माल वितरण सुविधा प्राप्त होती है। मैं आपको यही भी बताया सर, ये लंगर डालने के बाद अगर किसी भी जहाज में दोस्तों अगर उनको तेल भरना है तो वहीं पे जाकर दोस्तों पोत सराय में तेल भरा जाता है। दादा बुझल पारले रे, बड़ी मेहनत कर रही हो भाई, बहुत मेहनत कर रही तो होने के खातिर, ये बतवा तो होने याद रखिया। मेरे दोस्तों उम्मीद है कि आपको पोत सराय और दोस्तों पतन के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है भाई, अब आते हैं सर भारत में गंदी बस्ती की समस्या क्या है। मेरे दोस्तों, क्या जिंदगी है मेरे दोस्तों इन सब इलाके के लोगों का, और आज हम लोग ऐसे इलाके पे रहते हैं, ये रहने के बावजूद भी कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, फलना नहीं है, ढकना नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे, मेरे पास ये नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है।
जो कुछ भी है वहीं से आप स्टार्ट कीजिए, एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। ये प्रिंस सर का वादा रहा भाई, याद रखिएगा। सुनिए मेरे भाई, वही चीज कह रहा है मेरे दोस्तों कि भारत में गंदी बस्ती की समस्या क्या है। मेरे रसगुल्लो सुनिएगा, भारत में गंदी बस्ती की निम्नलिखित समस्याएं जिस प्रकार, पहले अवैध भूमि पर कब्जा किए हुए रहते हैं भाई। याद रखिए दोस्तों, जो हमारा गंदी बस्ती है ना भाई, गंदी बस्ती, ये लोगों का अपना जमीन नहीं है मेरे भाई। क्या है? अपना जमीन नहीं है ये दोस्तों अवैध रूप से, ये अवैध रूप से दोस्तों गैर सरकारी, याद रखिए दोस्तों, सरकारी भूमि को वो क्या करते हैं भाई कि वहीं पे वो घर बना लेते हैं। क्या करते हैं रसगुल्ला? वहीं पे वो घर बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब सरकार की जरूरत पड़ती है ना, उस समय दोस्तों उस घर को उजाड़ दिया जाता है। समझे? तो यहाँ पे पहला मेरे भाई गंदगी के होने के कारण अवैध भूमि पर कब्जा किए हुए रहते हैं। दूसरा पॉइंट की बात करें, साफ सफाई एवं सार्वजनिक सेवाओं की कमी देखी जाती है। दोस्तों अगर हमारे गांव में कोरोना आया, सॉरी हमारे गांव में मलेरिया आया, डेंगू आया, तो हम जा करके रिपोर्ट करेंगे हमारे ब्लॉक को, या दोस्तों हम रिपोर्ट करेंगे हमारे मुखिया को, या हम रिपोर्ट करेंगे हमारे जिला अध्यक्ष को, और कहेंगे कि फलाना जगह पे हमारा घर है और यहाँ पे दिन प्रतिदिन मलेरिया और डेंगू की संख्या बढ़ रही है क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे दोस्तों वो आकर के छिड़काव तंत्र लगाएंगे, जिससे हमारी जो है मलेरिया और डेंगू का संख्या में कमी आएगी। लेकिन दोस्तों ये जो गंदी बस्ती होती है ना भाई, ये गंदी बस्ती के लोग के पास जा ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, इनका कोई नहीं होता है भाई, ठीक है, इनका कोई नहीं होता है। तो साफ सफाई एवं सार्वजनिक सेवाओं की कमी देखी जाती है। कोई सेवा नहीं होती गंदी बस्ती में, अगर सेवा होता तो गंदी क्यों होती है भाई, ठीक है। तीसरा, इन क्षेत्रों में भीड़ भाड़ आदि देखी जाती है भाई, और इन क्षेत्र में ना भाई थोड़ी जगह पे आप लोग रेलवे स्टेशन कभी गए हैं भाई? रेलवे स्टेशन के बाहर में जाकर के देखेंगे आप लोग, ठीक है, रेलवे स्टेशन के बाहर में जाकर देखेंगे अवैध रूप से, जी हाँ रसगुल्ला, अवैध रूप से देखेंगे दोस्तों, कोई झोपड़ी बना के इस कदर खड़े भाई, देखिएगा झोपड़ी बना के इस कदर खड़े हैं, है ना भाई, झोपड़ी बना के इस तरह से रहते हैं लोग, ठीक है। वही कह रहा है, इन क्षेत्र में भीड़ भाड़ अधिक देखी जाती है। बाल श्रम, यानी दोस्तों छोटे छोटे बच्चों को दोस्तों काम करवाने के लिए बोलते हैं। बाल श्रम एवं बाल अपराध जैसे समस्या देखी जाती है। और गंदी बस्ती में दोस्तों बस 10 साल का हुआ काम करने के लिए भेज देते हैं, 10 साल का हुआ भीख मांगा बना देते हैं, जा बेटा जा भीख मांग के लाना, रेलवे स्टेशन जाना, गाँव गाँव जाना, देखो टूटी भिक्का, हाँ देखो टूटी भिक्का, हो रहा अच्छो कोई, बोलते हैं नहीं भाई, घर में कोई है, नहीं बोलते भाई, दरवाजा को खटखटाते हैं। तो मेरे दोस्तों जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए, उस उम्र में माता पिता क्या करते दोस्तों, उस बच्चों को भेज देते कहाँ पे? बताएंगे सर, याद रखिएगा, पैसा कमाने, ठीक है। तो गंदी बस्ती के कारण यह है कि बाल श्रम एवं बाल अपराध जैसी समस्या देखी जाती है। यहाँ सामाजिक नैतिकता का अभाव देखा जाता है। यहाँ पे समाज से कोई लेना देना नहीं है, बस दोस्तों खा रहे हैं, जीवन ऐश-मौज कर रहे हैं, वैसे ही जिंदगी गुजर रही है। क्या हो रहा है क्या नहीं, जैसे दोस्तों हमारे का थोड़ा सा भी घाव होते हैं तो हम लोग डॉक्टर के पास दौड़ कर जाते हैं, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, पट्टी बांध लिए बस हो गया। एक समय ऐसे आते दोस्तों, वो घाव चढ़ते जाते चढ़ते जाते चढ़ते जाते हैं, और चढ़ने के बाद दोस्तों पूरी तरह से हाथ जो है इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग अक्सर देखे होंगे रेलवे स्टेशन के लोग जो है ना भाई, किसी का टांग नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का चेहरा जला हुआ है। आप लोग अजीब स्थिति देखेंगे रेलवे स्टेशन जाने के बाद। तो ये सारे दोस्तों हमारे गंदी बस्ती की समस्या है, जो आप लोग दोस्तों यहाँ पे आसानी से मेरे भाई क्या कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं भाई, ठीक है। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आपको गंदी बस्ती के बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं दोस्तों कोई तकलीफ नहीं है भाई। आइए सर बात करते हैं मेरे दोस्तों, नौ निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। जी रसगुल्ला, आपसे पूछा गया कि नौ निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों आपको सोल्यूशन दूंगा कि आप इस क्वेश्चन को इस भाषा में ना समझे, बगैर दोस्तों अगर आप हमारे भाषा को समझ जाते हैं तो मेरे रसगुल्ला इतना सुंदर तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, अगर समझ जाते हैं तो आप एग्जाम हॉल में बहुत ही आसानी से साधारण भाषा में लिख सकते हैं। क्या सर, नौ निश्चयवाद किसे कहते हैं? सबसे पहले आप लोग जानिए क्या है। दोस्तों नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक हमारा ग्रिफिथ टेलर है। ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछा जाता है, स्टैम्प पेपर में लगा ले, ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा, हमारा याद रखिए। नौ निश्चयवाद को दोस्तों, नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक, नौ निश्चयवाद के संस्थापक, याद रखिए नौ निश्चयवाद के जनक कौन है? ग्रिफिथ टेलर है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, नौ निश्चयवाद को ही हम लोग नीतिवाद, गौर से सुनेगा, नौ निश्चयवाद को हम लोग नीतिवाद, नौ निश्चयवाद को फिर से कह रहा हूं, नौ निश्चयवाद को नीतिवाद एवं संभववाद के बीच के विचारधारा मानते हैं भाई।
यानी दोस्तों हम लोग नॉन निश्चयवाद है ना भाई, इससे हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे नॉन निश्चयवाद हो गया, संभववाद हो गई, नीतिवाद हो गया। इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं जागो और रुको और जागो। क्या बोलते हैं भाई, याद रखे दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रुको और जाओ। क्या मेरे भाई, रुको और जाओ को बोलते हैं भाई। नॉन निश्चयवाद को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे संभववाद हो गया, नॉन निश्चयवाद हो गया, नीतिवाद हो गया, याद रखे, नॉन निश्चयवाद हो गया भाई, निश्चयवाद हो गया, है ना मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। इसे हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। पहला लिखना है क्या लिखना है कि इस विचारधारा का प्रवर्तक, नॉन निश्चयवाद के विचारधारा का प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर है। नॉन निश्चयवाद को हम लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे निश्चयवाद, निश्चितवाद, संभववाद एवं रुको और जाओ। याद रखें, रुको और जाओ के नाम से भी हम लोग जानते हैं भाई। ठीक है, लिख लिए। इसके बाद सुनिएगा, जब मनुष्य, और से सुनेगा, जब मनुष्य, और से सुनेगा, जब मनुष्य बिना पर्यावरण को हानि पहुंचाए विकास की राह पर कदम बढ़ाते हैं और विकास करते हैं, प्रगति करते हैं, तो दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, नॉन निश्चयवाद बोलते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों, कि आप घर बना रहे हैं और जहां पे आप घर बना रहे हैं वहां पे एक पेड़ लगा हुआ है, और दोस्तों आप उस पेड़ को बिना काटे आप इस कदर घर को बनाते हैं कि आपका घर भी बन गया और पेड़ भी दोस्तों क्या हो गया, हमारा सुरक्षित रह गए। इसी को बोलते हैं दोस्तों क्या, नॉन निश्चयवाद। मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मैं देसी भाषा में जो समझाने की प्रयास किया हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए सर, किताबी लैंग्वेज। ठीक है, इस विचारधारा के प्रवर्तक हमारे ग्रिफिथ टेलर है। नॉन निश्चयवाद, नीतिवाद एवं समवाद के बीच की विचारधारा है। इसे रुको और जाओ, जाओ लिखिए भाई, जागो ने भाई, जाओ, याद रखिए, रुको या जागो, या रुको या जाओ दोनों शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे रुको और जागो संकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर समस्या को सुलझाने पर बल देता है। मतलब मनुष्य इस कदर विकास करे कि दोस्तों याद रखेगा कि हमारा कोई भी, हाँ, हम इस कदर विकास करें दोस्तों कि हमारा कोई भी हानि ना हो। ठीक है, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य ना तो प्रकृति का दास है, दास का मतलब होता है ना तो प्रकृति का दोस्तों अस्तित्व है, और ना ही मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र भी नहीं है। मनुष्य भी क्या है भाई, पूरी तरह से स्वतंत्र है क्या, नहीं है मेरे भाई। ठीक है, इसके अनुसार मानव प्रकृति में विकास के लिए एक सीमा तक ही जा सकता है, और दोस्तों हमारे पास क्या होता है, प्रकृति के साथ उससे समझौता करना पड़ता है। और दोस्तों हमें अगर सही तरीके से दोस्तों हमें स्वच्छ वातावरण चाहिए तो हमें फैक्ट्री की संख्या को घटाना होगा, और हमें दोस्तों पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाना होगा। यानी कि कोशिश क्या हो, देसी भाषा भी समझाया हूँ, और दोस्तों आप लोगों को किताबी लैंग्वेज भी समझाऊं। जो आपको अच्छा लगे रसगुल्ला, उससे आप लोगों को पढ़ लेना है भाई। ठीक है, अब आते सर मानव विकास के उपागम क्या क्या होते हैं दोस्तों। जब कोई मनुष्य जो है दोस्तों विकास करना चाहते हैं भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों को ठीक है ध्यान देना भाई। ठीक है ना, चलिए सर, अब आते सर हमारा मानव विकास के उपागम को उल्लेख कीजिए। ठीक है भाई, मानव विकास के उपागम को क्या उल्लेख करना है, आइए सर बात करते हैं। क्षमता उपागम। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्षमता उपागम की अगर हम बात करते हैं तो अमर्त्य सेन द्वारा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया भाई। याद रखिए दोस्तों, क्षमता उपागम को अमर्त्य सेन, एक व्यक्ति है मेरे भाई, अमर्त्य सेन क्या मेरे रसगुल्ला, एक व्यक्ति है। अमर्त्य सेन कौन मेरे भाई, तो बताएंगे सर एक व्यक्ति है। तो क्षमता उपागम अमर्त्य सेन द्वारा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, इसमें संसाधन तक मनुष्य के पहुंच की बात कही गई है भाई। क्षमता उपागम में दोस्तों अमर्त्य सेन ने संसाधन तक मनुष्य को पहुंचने की बात कही गई है। दूसरा पॉइंट, आधारभूत आवश्यकता उपागम, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता जैसे भोजन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कपड़ा हो गया, शिक्षा हो गया, बिजली हो गई, जलापूर्ति हो गया, आवास हो गया, क्या आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। मनुष्य कब विकास कर सकते हैं मेरे भाई, जब मनुष्य के दैनिक जीवन में होने वाले सारे चीजों की दोस्तों उनके पास मौजूदगी हो, जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, आवास की आवश्यकता पर विशेष बल देता है कौन, मानव विकास का उपागम। याद रखिए दोस्तों, कौन देता है भाई, मानव विकास का उपागम। जिनको मन करता है वो क्लास छोड़कर जा सकते हैं भाई, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मरते दम तक एग्जाम सर पे आ चुकी है मेरे दोस्तों, आपको हर हाल में स्टडी करना है। इसके अलावा भी कुछ दिन कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ फोकस करना है, स्टडी 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 स्टडी। नहीं तो जिसके साथ आज घूम रहे हो ना, यकीन मानिए जिस दिन आपके रिजल्ट निकलेगी ना, वही बंदा कहेंगे कितना मार्क्स, 82%, कितना मार्क्स 70%, क्या कर रहा तेरे भाई पूरे साल भर, बट इतना कम मार्क्स लाता यार, मुझे उम्मीद नहीं था कि आप इतना कम नंबर लाओगे। कौन कहेगा पता है, के साथ अभी आप घूम रहे हैं। इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था, अपने दिल के दरवाजे को और अपने के दरवाजे को कुछ पल के लिए बंद कर दीजिए
और सिर्फ अपने दिल को खोल कर रखिए, है ना भाई, सिर्फ उनके लिए, इनके लिए बोलिए ना भाई, आपके लिए उन्होंने इतना शिद्दत से कष्ट करके आप लोगों को स्टडी करा, के अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना है फिलहाल। ठीक है भाई, आइए सर। तो मेरे भाई तीसरा पॉइंट, आय उपागम। इस उपागम को मानव विकास का सबसे प्राचीन उपागम माना जाता है। आय उपागम का मतलब दोस्तों क्या, इस उपागम को मानव विकास का सबसे प्राचीन उपागम माना जाता है, जो मानव विकास आय से संबंध रखता है, जो मानव विकास आय से संबंध रखता है। इस उपागम में यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की आय अधिक है तो उसका विकास उच्च होगा। दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर तीसरा में एकदम सत्य कहा गया है कि जिस व्यक्ति के पास ज्यादा धन होगा उतना ज्यादा व्यक्ति वह विकास करेंगे। मेरे पास 1 लाख रुपया है तो हम 1 ही लाख का सपना देखेंगे। मेरे पास 1 करोड़ का पैसा पैकेज है भाई, मेरे पास 1 करोड़ रुपया पैसा है तो हम 1 करोड़ का सपना देखेंगे, है ना भाई। आगे देखिए, कल्याण उपागम। इस उपागम के तहत मानव कल्याणकारी कार्य जैसे शिक्षा हो गया, स्वस्थ हो गई, सामाजिक सुरक्षा हो गया, सूक्ष्म साधन हो गई, इन सब पर दोस्तों अधिक खर्च करते हैं। कब, जब हमारे दोस्तों कल्याण उपागम करना है। क्या मेरे भाई, कल्याण उपागम करना है, जैसे हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है, या दोस्तों अगर हम सामाजिक सुरक्षा करना चाहते हैं तो समाज में हमें आगे बढ़ने का मौका देता है कौन दोस्तों, हमारा कल्याण उपागम। ठीक है भाई, आइए सर बात करते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपको ध्यान नहीं देना है, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दोस्तों। पाइपलाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपके पेपर में पूरी तरह से दोस्तों यहीं पे जो क्वेश्चन अभी आप लोग देख पा रहे हैं मेरे रसगुल्ला, ऐसा ही क्वेश्चन पाइपलाइन के बारे में दोस्तों आपका पेपर में पूरी बेहतरीन तरीके से छपेगी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं पाइपलाइन के बारे में तो मेरे रसगुल्ला ए मेरे शेरो शेरनियो, जल्दी से आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई कि आखिर पाइपलाइन है क्या।